जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने DGFIA की तब्दीली के लिए कुछ खत लिखे हैं निगरान वज़ीर आज़म को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। आखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी DGFIA की तब्दीली क्यों चाहती है, अंदर की कहानी क्या है, प्रोग्राम में आज आपको बताएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कल 3 खत लिखे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, निगरान वज़ीर आज़म को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, जिसमें मुतालबा किया गया है कि DGFIA बशीर मेमन को उनके ओहदे से हटा दिया जाए। और उसकी रीजन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह दी है कि बशीर मेमन पर धांधली का इल्जाम है 2013 में, और इसके अलावा उनके भाई नसीर मेमन PS58 हाला मठियारी से इलेक्शन लड़े हैं ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के प्लेटफॉर्म से, और अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल करते हैं बशीर मेमन, इसलिए उन्हें DGFIA के ओहदे से हटा दिया जाए। ये तो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है, लेकिन इसके अलावा एक और भी कहानी है जो कि अंदर की और असल कहानी है, और वो कहानी ये है कि FIA बहुत अरसे से, कई सालों से, गुज़श्ता 3-4 साल से तहकीकात कर रही है अनवर मजीद साहब के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, जाली बैंक अकाउंट्स के हवाले से, करप्शन और किकबैक्स के हवाले से। और अनवर मजीद साहब, आप जानते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब के करीबी दोस्त और उनके फ्रंट मैन कहलाए जाते हैं, और जब से बशीर मेमन ने DGFIA का चार्ज संभाला है, उसके बाद से अनवर मजीद के खिलाफ FIA की तहकीकात में काफी तेजी आ गई है। और इस वक्त तक की अपडेट यह है कि जो 35 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग है, उसकी मनी ट्रेल FIA के मुताबिक मुकम्मल हो चुकी है। असल बेनिफिशरीज कौन है उनका पता लगाया जा चुका है, और अनवर मजीद के खिलाफ 1-2 दिन भी कट जाएगी। क्या यही असल वजह है कि अनवर मजीद, जो कि आसिफ जरदारी के करीबी साथी और फ्रंट मैन समझे जाते हैं, उनके खिलाफ DGFIA बशीर मेमन तहकीकात कर रहे हैं, और इसीलिए पीपल्स पार्टी उनके ओहदे से हटाए जाने का मुतालबा कर रही है और एक्सक्यूज दे रही है नसीर मेमन, उनके भाई, जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ PS58 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। पहले आपको बताते हैं कि पीपल्स पार्टी ने कल क्या लिखा अपने खतूत में, और DGFIA की तब्दीली का मुतालबा। टेक अ लुक। डायरेक्टर जनरल FIA पीपल्स पार्टी को खटकने लगे, निगरान वज़ीर आज़म से तबादले का मुतालबा कर दिया। सेनेटर ताज हैदर ने बशीर मेमन को ओहदे से हटाने के लिए खत लिख दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि DGFIA बशीर मेमन के भाई सिंध असेंबली का इंतखाब लड़ रहे हैं। नसीर मेमन ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के उम्मीदवार हैं। बशीर मेमन आम इंतखाबात 2013 में धांधली में मुलविस रहे, उनके खिलाफ FIR भी दर्ज है। बशीर मेमन का तबादला किया जाए ताकि वो इंतखाबी अमल पर असरअंदाज न हो सके। PP रहनुमा ने खत के साथ FIR की कॉपी और रिकॉर्डिंग CD भी अरसाल कर दी। लिखा कि इंतखाबात की गैर जानिबदाराना इनकाद के लिए इत्तला फराहम कर रहे हैं। इसी मामले पर बात करेंगे। मेरे साथ होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर साहब, मेरे साथ नसीर मेमन साहब, जो कि DGFIA बशीर मेमन साहब के भाई हैं और PS58 से पीपल्स पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो भी मौजूद होंगे। और मेरे साथ होंगे सिंध के सीनियर सहाफी हैं, तज्जियाकार हैं, एंकर पर्सन हैं, इम्तियाज मीर साहब। लेकिन पहले जरा बात करते हैं ताज हैदर साहब से। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पर। पीपल्स पार्टी ने खतूत लिखे हैं चीफ जस्टिस को, निगरान वज़ीर आज़म को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि DGFIA बशीर मेमन को उनके ओहदे से हटा दिया जाए, क्योंकि वो अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं, धांधली में मुलविस हो रहे हैं, एक बार फिर से 2013 की धांधली की तरह। इस इल्जाम पर क्या कहेंगे आप, क्योंकि एक तासुर ये भी है कि अनवर मजीद के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, तो उस हवाले से प्रेशर डालने के लिए DGFIA पे पीपल्स पार्टी उनके हटाए जाने का मुतालबा कर रही है। देखिए, मौजूदा अगर डायरेक्टर जनरल हट जाएंगे तो उससे FIA खत्म तो नहीं हो जाएगी, कोई और डायरेक्टर जनरल आएगा तो FIA जो कुछ भी कार्रवाई कर रही है वो करती रहे। लेकिन ये चीज जो है कि वो अपने भाई को इलेक्शन लड़ाने के लिए और कामयाब करने के लिए लोगों पर जोर डाल रहे हैं और ये तमाम चीजें कर रहे हैं, तो ये वो जो गैर जानिबदारी की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जमानत दी है वो खत्म हो जाती है जी। तो मतलब जैसा मैंने पहले कहा कि बशीर मेमन साहब की जगह कोई और जिम्मेदार अफसर आ सकता है और आएगा, कोई जगह खाली तो नहीं रहती। तो मेरे ख्याल से FIA अगर ये बात कर रही है कि हम इस वजह से कह रहे हैं, तो इससे उनकी बदनीयती जाहिर होती है।
ओके, यानी कि आप कह रहे हैं कि अनवर मजीद की तहकीकात का इस मामले से, यानी कि जो आपका मुतालबा है हटाए जाने का, उसका कोई ताल्लुक नहीं है इसके साथ। 10 मामले हैं FIA के सामने, 100 मामले हैं, वो होते रहेंगे। हाँ। लेकिन FIA अगर ये कहती है कि हम इस वजह से कर रहे हैं और उससे कोई फर्क पड़ जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा अगर बशीर मेमन हट जाते हैं, उससे फर्क पड़ेगा कि वो उस इलेक्शन पर असरअंदाज नहीं होंगे, कोई दूसरा अफसर आएगा, बाकी काम यूं ही होते रहेंगे। और लेकिन ये जो गड़बड़ हो रही है ये रुक जाएगी। इस गड़बड़ को सेंटर साहब ये भी एक फैक्ट है कि अनवर मजीद साहब के खिलाफ, जो कि आसिफ जरदारी के करीबी साथी और फ्रंटमैन कहलाए जाते हैं, समझे जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई तेज हुई है जब से बशीर मेमन ने चार्ज संभाला। इदारे करते कोई ये थोड़ी होता है कि ये सरबरा बदल गया या दूसरा सरबरा आ गया तो वो किसी और सरबरा को ले जो उतनी तेज हो। ये एक बहाना बनाया जा रहा है बशीर मेमन को वहां रखने के लिए और इलेक्शन पे असरअंदाज होने के लिए। और बहाना बनाना जो है वो देखिए, पहले इलेक्शन कमीशन ने हटाए हैं कि जिनके रिश्तेदार इलेक्शन लड़ रहे हैं, करीबी लोग, इसलिए कि एक तासुर इस चीज का है कि किसी किस्म का दबाव नहीं डाला जा रहा। तो ऐसी कौन सी नई बात है अगर बशीर मेमन साहब को किसी और ओहदे पे लगा दिया जाता है और उनकी जगह कोई और शख्स आ जाता है। और हम ये तो नहीं कह रहे कि फलां को लगाइए, आप जिसको चाहे लगा दीजिए जी। लेकिन ताज हैदर साहब, आप समझते हैं कि बशीर मेमन सिर्फ बतौर DG FIA असरअंदाज हो रहे हैं? उन्हें किसी और ओहदे पे लगा दिया जाए, सरकारी ओहदे पे, तो वहां से वो अपना असर रसूख अपने भाई के हक में इस्तेमाल नहीं करेंगे? मामला सिर्फ बशीर मेमन साहब का और हालांकि उस हल्के का मामला है। अच्छा, नहीं, मैं ये पूछना चाह रही हूं कि बशीर मेमन साहब को किसी और ओहदे पे अगर लगा दिया जाए तो वहां से वो असरअंदाज नहीं हो सकते अपने भाई के हक में, जिस तरह से पीपल्स पार्टी का इल्जाम है? अनवर मजीद मैंने सुना है कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट है जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है। मैं बशीर मेमन साहब की बात कर रहा हूँ कि बशीर मेमन साहब का तबादला किया जाए, मैं भी तो उन्हें किसी और ओहदे पे लगा दिया जाए और FIA का कोई और जो भी आपकी मर्जी है उसको लगा दी। मैं भी बशीर मेमन साहब के ही बारे में सवाल कर रही हूं। ताज हैदर साहब, शायद आप मेरा सवाल सुन नहीं पाए। आपने कहा उन्हें किसी भी ओहदे पे लगा दिया जाए, तो DG FIA से हटा के किसी भी ओहदे पे लगा दिया जाए, वहां से वो असरअंदाज नहीं होंगे? आपके रिश्तेदार हैं अनवर? नहीं, अनवर मजीद साहब मेरे रिश्तेदार नहीं है, लेकिन किसी के करीबी साथी हैं। मेरा सवाल बशीर मेमन साहब के बारे में है। मेरी मुलाकात नहीं हुई है, मोहतरम है मेरे लिए, लेकिन ये कि जो भी मामला है वो अलग मामला है और इस जैसे सैकड़ों मामले होंगे। हमारा तो ये होता है कि हमें सजा पहले दी जाती है, तहकीकात बाद में होती है और उसके बाद केस चलता है। केस में जब कोई चीज सामने नहीं आती, 10 साल 11 साल जेल में रखने के बाद, तो फिर हमसे कहा जाता है कि अब आप सदर बन जाइए पाकिस्तान के। ये कोई नहीं पूछता कि जो 10-11 साल किसी ने जेल में गुजारे तो जेल भेजने वालों की भी कोई जिम्मेदारी थी। ताज हैदर साहब डिफेंड नहीं कर पाए। सैफुर रहमान साहब की बीबी साहिबा शहीद के केस के अंदर वो टेप आती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि शहबाज शरीफ ये तो आप ताज हैदर साहब ये आप दूसरी पॉलिटिकल डायमेंशंस की तरफ लेके जा रहे हैं। मेरा सवाल बिल्कुल सिंपल और स्ट्रेट है। आपने कहा बशीर मेमन को उठा के किसी और ओहदे पे लगा दिया जाए, मिसाल के तौर पे किसी और सरकारी ओहदे पे लगा दिया जाए, तो आप समझते हैं कि वो वहां से अपने भाई के हक में धांधली करवाने के अहल नहीं रहेंगे या असर रसूख इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे? मैं बार बार सिर्फ यही सवाल करना चाह रही हूँ। FIA से क्यों हटाया जा रहा है? कि वो वहां पे दबाव डाल रहे हैं वोटर्स पे और दूसरे लोगों पे और अपनी FIA की पोजीशन को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने भाई को इलेक्शन में अपर हैंड दिलाने के लिए। तो उनको अब ये वजीर आजम साहब की मर्जी है, उनको कहीं और लगा दें जैसा भी, और एक जॉब तो नहीं होता, सैकड़ों जॉब होते हैं, उनको कोई और जिम्मेदारी दे दें किसी और को, जिसको भी वो चाहे वो ये जिम्मेदारी दे दें। ठीक
ठीक, बहुत शुक्रिया ताज हैदर साहब पीपल्स पार्टी का वर्जन देने के लिए। नसीर मेमन साहब डीजी FIA बशीर मेमन के भाई, पीपल्स पार्टी के खिलाफ PS 58 से लड़ने वाले मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि क्या उनके भाई धांधली करवा रहे हैं सिंध में उनके हक में। लेकिन इम्तियाज मीर साहब जो सीनियर सहाफी है, तज्जियाकार हैं, सिंध पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं, मुस्कुरा रहे थे ताज हैदर की बातों पर, कह रहे थे कि ताज हैदर साहब डिफेंड नहीं कर पा रहे। इम्तियाज मीर देखें गरीदा, पहली बात तो ग्राउंड ही नहीं है तो आप उनको कहें कि आप उनको हटाएं, पहली बात है। नसीर मेमन साहब बैठे हैं, 2013 में एक FIR लॉन्च हुई थी, एक बड़ा फड्डा हुआ था, उसके ऊपर एक मर्डर हुआ था, उसके ऊपर FIR हुई थी, और उसी टाइम FIR जब हुई थी उस टाइम मखदूम साहब जिंदा होते थे। उनके ऊपर बड़ा प्रेशर था कि आप FIR जो है ना नसीर मेमन साहब के खिलाफ लॉन्च होनी चाहिए, उन्होंने नहीं कहा, फिर हो गई इनके खिलाफ। दूसरी, आज ही जब आपका शो हो रहा था मैंने कुछ इंफॉर्मेशन ली करीबी लोगों से, जमील उज़्ज़मा से, तो जमील उज़्ज़मा साहब तो वहीं हल्के के हैं और वो कह रहे हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि भाई आप ऐसी क्यों डिमांड कर रहे हैं कि उनको हटाया जाए बशीर मेमन साहब को, ये तो आप मेरे लिए मसला खड़ा कर रहे हैं, मैं तो नहीं चाह रहा कि नसीर मेमन साहब की बुनियाद बना के आप उसको चेंज किया जा रहा है। एक बात है। दूसरी बात, हाँ वो कह रहे हैं करीबी लोगों कि मैं नाम अगर कहो तो मैं आपको वो नाम भी बता दूं, उनको कहा कि मेरा काम नहीं है, पीपल्स पार्टी ने खुद ये लेटर लिखा है, मुझे कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, मुझे बताया नहीं गया, ये मेरे लिए और प्रॉब्लम पैदा करे। दूसरी बात, ये आज का मसला नहीं है गरीदा, ये 2013 का मसला है। 2013 से ये कन्फ्रंटेशन चल रही है। जब DIG होते थे बशीर मेमन साहब, उसको 3 दफा 3 साल में 3 दफा उसको चेंज किया गया था। आपको याद होगा एक सबसे बड़ा केस था वसीम बीटर का, बहुत बड़ा केस था। उस टाइम IG होते थे फयाज लगारी साहब होते थे, और उस टाइम ये बड़ा केस हुआ था। जाके उसने सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि पूरी ट्रांसफर पोस्टिंग ये एक ही बंदा कराता है, तो उसकी वजह से सिंध गवर्नमेंट के अंदर अनवर मजीद साहब ट्रांसफर पोस्टिंग। इम्तियाज मीर साहब आप जरा मेरे साथ रहे, नसीर मेमन साहब से जरा बात कर लें, काफी देर से होल्ड पे हैं। अस्सलाम वालेकुम नसीर मेमन साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपके पेशेंस का, बड़ी तसल्ली से आपने सब जवाब सुन भी लिए, लेकिन अब आप बेटर पोजीशन में होंगे कि अपना पूरा आप मुद्दा, अपना मौक़िफ़ बयान कर सकें। आपके भाई DG FIA बशीर मेमन पर इल्जाम है पीपल्स पार्टी की तरफ से कि वो अपने ओहदे का इस्तेमाल करते हुए आपके हक में हल्के में धांधली करवा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आज टीवी का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे बात करने का मौका दिया। बात यह कि भाई मेरे यहाँ ये किसी भी कानून में नहीं लिखा हुआ, या हमारे पाकिस्तान के आइन में नहीं लिखा हुआ कि कोई भी गवर्नमेंट मुलाजिम का कोई भाई इलेक्शन नहीं लड़ सकता। बशीर भाई मेरे वो अपनी नौकरी पे रहते हैं, मैं अपने यहाँ अपने हल्के में, अपने गाँव में, अपने लोगों के दरमियान रहता हूँ। यहाँ पे मैं सोशल वर्क करता हूँ। सोशल वर्क के तरीके से इस फ्यूडल जो हमारा जो सिस्टम है, ये हम मिडिल क्लास और पढ़े लिखे लोगों को ये एक्सेप्ट नहीं करता। इसीलिए ही ये मुख्तलिफ किस्म के टैक्टिक्स यूज करते हुए इल्जाम लगा रहे हैं। हालांकि बशीर भाई जरा बड़े हैं, वो छुट्टी पे आते हैं, ईद पर भी इस मरतबा नहीं आए थे, यानी उनकी बिजी रहने की आप अंदाजा लगाएं। तो कहने का मकसद है मैं यहाँ पे हूँ, मैं अपनी लाइफ है, मैं अपनी लोगों के दरमियान रहता हूँ, सोशल वर्कर, पॉलिटिकली भी मैं इन्वॉल्व हूँ। अब उससे बशीर भाई है मेरे, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो मेरी मदद करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया नसीर मेमन साहब। वक्त मेरे पास खत्म हो रहा है, मुझे इम्तियाज मीर साहब के पास भी जाना है। नसीर मेमन डिनाई कर रहे थे कि बशीर मेमन किसी किस्म का असर रसूख इस्तेमाल नहीं करते, उनका हक है अपने डिनाई करना, डिफेंड करना। इम्तियाज मीर साहब FIA के जराए से बात हो रही थी उनका कि जी 1-2 रोज में तमाम तहकीकात मुकम्मल हो गई हैं, 35 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग मुबैना तौर पे अनवर मजीद उसमें मुलव्विस हैं, और असल बेनिफिशरीज कौन है, सब मनी ट्रेल, सब खोज लगा लिया जा चुका है, और 1-2 रोज में अनवर मजीद के खिलाफ FIR भी कट जाएगी। देखें कि जो ये केस घूम रहा है 2-3 बंदों के ऊपर घूम रहा है। आपको याद होगा 18 महीने के बाद आसिफ अली जरदारी साहब आए थे, ओमनी ग्रुप के ऊपर एक रेड हुआ था रेंजर्स का, आपको याद होगा जी। उन्होंने बड़ा गुस्सा किया था, और उस टाइम मैं तो यहां तक कह देता हूं कि उस टाइम मुराद अली शाह CM जो थे उसके ऊपर भी बड़ा गुस्सा हुए थे, और मुराद अली शाह को लगाने वाले भी यही थे और यही करते थे, अनवर मजीद साहब। दूसरी बात, मैं 2 बंदों का नाम आपको जिक्र कर देता हूं। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के हेड थे, उन्होंने मेरे साथ एक मुलाकात की थी, मैं
में मुलाकात, उन्होंने कहा था इम्तियाज साहब मैं तो सिर्फ एंटी करप्शन का हेड हूँ, मुझे वो लोग कहते हैं कि ये केस करना है, ये केस विथड्रॉ करना है, इसके ऊपर एफआईआर करनी है, इसके ऊपर केस नहीं करना, मेरे हाथ कुछ भी नहीं है। अनवर मजीद साहब दूसरा एक चीफ यहाँ कराची का है, बड़ा पावरफुल भी रहा था, उसको लाया भी गया था, उससे भी जब मुलाकात मेरी चैम्बर में, उसने कहा है कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग यहाँ होती है अनवर मजीद साहब करते हैं और उन्हीं में आते हैं। मुझे बदकिस्मती से एक चीज कहने दें, वो ये बात ये कि जब रेंजर्स ने इनकी ऑफिस पे जाके रेड किया, काफी वेपन्स काफी चीजें, उस केस का क्या हुआ, वो केस कैसे मैनेज हो गया, उस केस में तो कुछ इम्तियाज मीर साहब ये एक बहुत बड़ा केस है, बहुत गहरे। मैं दूसरा इस पे आ जाता हूं, मैं दूसरा इस केस पे किसी और वक्त। इम्तियाज मीर साहब मेरे पास वक्त इस वक्त खत्म हो चुका है, आपको दोबारा भी इस पे हम जरूर जहमत देंगे। ये फिलहाल सेगमेंट हम यहाँ पे क्लोज करते हैं और एफआईआर अनवर मजीद के खिलाफ जो 35 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है उसका आखिरी सिरा, असल बेनिफिशरीज खोज उसका मिल गया है और चंद रोज में अनवर मजीद के खिलाफ एफआईआर काट दी जाएगी। इस केस पे नजर रखेंगे। फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद पॉलिटिकल सिचुएशन पे बात करेंगे। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और इस सेगमेंट पे हम पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से बात करेंगे। आम इंतखाबात में सिर्फ 25 दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन खास तौर पे सियासी जमातों में से नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक अंदरूनी और बैरूनी सियासी चैलेंजेस से छुटकारा हासिल नहीं कर पाई। तहरीक इंसाफ टिकटों के तनाज़ात का ताहाल शिकार है और आज जो इस्लामाबाद में उनकी इंतखाबी मुहिम का आगाज हुआ वो भी शदीद हंगामा आराई और बदनज़मी का शिकार हो गई। उधर एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट उस पर झगड़े हो रहे हैं, दूसरी तरफ जो नून लीग के इंतखाबी टिकट्स हैं वो लोग वापस किए चले जा रहे हैं। आज नून लीग को 2 बड़े झटके लगे हैं, राजनपुर से डीजी खान से, जहां से कुल मिला के उनके 3 एमएनएस और 5 एमपीएस ने टिकट वापस कर दिए हैं और आजाद इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। नून लीग का इल्जाम है कि उनके लोगों को हिरासा किया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है कि वो नून लीग के टिकट वापस कर दें और आजाद हैसियत में लड़ें और इस हवाले से कुछ 2-3 सोशल मीडिया पे मुतनाज़िया किस्म की वीडियोस भी गर्दिश करती रही हैं। इन तमाम हवालों से हम बात करेंगे। मेरे साथ हैं जी सीनियर सहाफी तज्जियाकार हैं, आज न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ हैं तारिक महमूद चौधरी साहब, मेरे साथ होंगे सीनियर सहाफी तज्जियाकार हैं अवैस तौहीद साहब और मेरे साथ सीनियर तज्जियाकार जनरल अमजद शुएब साहब भी होंगे। लेकिन पहले जरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक नाराज रहनुमा जरीन जिया साहिबा से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जरीन जिया साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। आपके रिजर्वेशंस क्या हैं? पंजाब वालों के तो इल्जामात हैं, एतराजात हैं कि पंजाब में टिकट पीटीआई के बिक रहे हैं करोड़ों में, इल्जामात हैं उनके। आपके एतराजात केपी में क्या हैं? जी मेरे तो ऐसे कोई इतराजात नहीं है, मेरे तो ये एक गिला है अपने चेयरमैन के नोटिस में लाने का कि साउथ रीजन से 29 खवातीन ने अप्लाई किया था और 29 खवातीन में से किसी को भी रिजर्व सीट में नॉमिनेट नहीं किया। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पिशावर रीजन से सिर्फ पिशावर रीजन से 5 खवातीन को लिया गया और हजारा रीजन से 4 खवातीन को, जिसमें से 1 इलेक्टेड और 3 सेलेक्टेड। जबकि ये और हमारे डी खान से एक ऐसे खातून को लिया गया जो हमारी पार्टी की मेंबरशिप तक नहीं है। इसी तरह हमारी एक एमएनए की सीट पे खैबर पख्तूनख्वा से ऐसे खातून को डाला गया जिसका नाम जिलेहुमा है, जिसकी पार्टी के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। फिर आए नौशहरा से एक ड्राइवर की बीवी को रिजर्व सीट पे डाला गया जिसको कुछ भी अलिफ बे पता नहीं है। तो मेरा जो कहने का मकसद है, मैं ना मतलब पार्टी के अगेंस्ट ना, मेरा जो मकसद था वो ये है कि ये सारी चीजें मैं खान साहब तक पहुंचा सकूं, क्योंकि मुझे तकरीबन 5 साल से मैं खान साहब से मिलने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन आपकी मुलाकात नहीं हो पा रही। हाँ, लेकिन मेरी मुलाकात कोई नहीं करने देता। ठीक है, मैं वहाँ भी जाती हूँ तो मुझे कोई टाइम नहीं देता। तो ये ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जरीन जिया साहिबा, आपका ये रजिस्टर हो गया एहतजाज। अवैस तौहीद साहब, सिर्फ 25 हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक अपने टिकटों के तनाज़ात से बाहर नहीं निकल पाई। देखिए, जब से इलेक्टेबल्स को, जब से उम्मीदवारों को और ख़ुद तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत को ये महसूस होने लगा इलेक्टेबल्स चाहिए, उन्हें ऐसे उम्मीदवारों की तलाश है जो जीतना जिनका ज़रूरी है, जब से ये बिगाड़ शुरू हुआ
तहरीक इंसाफ के अंदर बदनिज़मी तो थी, क्योंकि एक तंजीमी जो ढांचा है वो मुस्तकिल तौर पे मुस्तहकम नहीं हुआ इमरान खान साहब का, और यही बड़ा फुकदान है, बावजूद इसके कि एक बहुत बड़ी तादाद में उन्हें वोट भी पड़ते रहे हैं माजी के अंदर, और अभी भी सपोर्ट मौजूद है उनकी, ख़ासतौर पर अर्बन सेंटर्स में। तो अब अगर इमरान खान साहब और जो जिस तब्दीली का नारा लगाते रहे हैं उसमें हमें और आप जैसे लोगों को जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इमरान खान साहब एक तब्दीली वाले चेहरे लेकर आएंगे, वही पुराने आप देख लीजिए आसपास जो लोग हैं, सरमाएदार हैं, इलेक्टेबल्स हैं, दूसरी पार्टी से टूटे हुए फलों की तरह हैं, जो एक तरह से थैली के बैंगन होते हैं वो अब इनकी झोली में घिरे हैं। तो ये किस तरीके से रिवायती जमातें जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN को जो ये हदफ बनाते रहे हैं, तनकीद का निशाना बनाते रहे, अब ये खुद उसकी जद में आ रहे हैं, जो बहुत बड़ा सेटबैक है तहरीक इंसाफ के लिए और तहरीक इंसाफ के चाहने वालों। इसके अलावा आज एक बड़ी अजीब बात बिलावल भुट्टो ने भी कही है। वो कहते हैं कि जी इमरान खान साहब अपनी खैर मनाएं क्योंकि टिकटों की फरोख्त का बहुत बड़ा स्कैंडल उनके खिलाफ आने वाला है। तारिक महमूद चौधरी साहब, गिवन द सिचुएशन के जो आज इस्लामाबाद कन्वेंशन सेंटर में हमने बदनज़मी देखी, फिर तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम इल्जामात का शिकार है, फिर बिलावल भुट्टो का कह देना कि जी खैर मनाएं, टिकटों की फरोख्त का बहुत बड़ा स्कैंडल आने वाला है, होने क्या जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ? देखिए, एक तो मुझे ये नहीं पता कि बिलावल साहब ने किस तरफ इशारा किया है, लेकिन बहरहाल ऐसे बहुत से महरूम अफराद मौजूद हैं जिनको टिकटें नहीं मिली, और वो तसलसल के साथ सोशल मीडिया पर और पार्टी के फोरम्स पर और मीडिया में आकर ये बात इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ख़वातीन की टिकटों की तकसीम के हवाले से, और जो डायरेक्ट इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उनको या तो उनको पैसों का कहा गया है या उनसे पैसे वसूल किए गए हैं। कोई अभी तक किसी इल्ज़ाम का सबूत तो नहीं पेश कर सका, लेकिन ऐसे बहुत से लोगों के बारे में आपने भी सुना होगा और हमने भी सुना होगा। और आज खुद इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं टिकटों की तकसीम का मरहला मेरे लिए बड़ा मुश्किल मरहला था। आज भी आपने देखा होगा कि जिस तरह खातून आपके साथ बैठी हैं, इन्होंने भी कहा है, इन्होंने पैसों का जिक्र नहीं किया। कल एक आपने देखा होगा वीडियो चली थी आजम स्वाति साहब की, वहाँ भी खवातीन शिकायत करती नजर आ रही हैं। लाहौर में भी इस तरह के प्रोटेस्ट हुए हैं, इस्लामाबाद में भी प्रोटेस्ट हुए हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाइशगाह के बाहर भी प्रोटेस्ट हुए हैं। तो इतने अगर फैला हुआ सिलसिला है और ये सिलसिला फैलता चला जा रहा है, आज जब टिकटें फाइनल हो गई हैं, निशान मिल गए हैं, तो अब ये सिलसिला रुक जाना चाहिए था, क्योंकि जाहिर है जिसको टिकट नहीं मिली अब उसको तो पता कंफर्म है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा। लेकिन ऐसी भी इतलात हैं कि जो नजरियाती ग्रुप के नाम से एक धड़ा सामने आया है, उसने भी बड़ी तादाद में कैंडिडेट्स खड़े किए हैं। तो अब जो है मुसलसल जो उसके अंदरूनी तजादात थे उसका शिकार है। देखिए, बात यह है कि जब आप अपनी लीडरशिप के बारे में और आप अपनी जमात के बारे में इतना हाई पेडेस्टल पैदा करें, इतना हाई तासर दें, उसके बारे में महात्माई किस्म का तासर दें शख्सियत के बारे में, और उसके बाद जब उसके फैसले जो है, जिस तरह अवैस तौहीद ने कहा कि उसके फैसले रवायती पार्टियों जैसे फैसले हों, उसकी पॉलिसियां जो हैं रवायती पार्टियों जैसी हों, और वो जो है रवायती लीडर जो अपनी पार्टियों को जिस तरीके से चला रहे थे। अच्छा, और जो रवायती जमातें हैं उन्हें भी अलग किस्म के और शदीद किस्म के तनाज़ात का सामना है। मुस्लिम लीग नून उसके जो लोग हैं टिकट ले लेके वापस किए चले जा रहे हैं। जनाब अमजद शुएब साहब, मैं इस हवाले से बात करूंगी कि कल से सोशल मीडिया पे बड़ी मुतनाज़िया और नई किस्म की वीडियोस गर्दिश कर रही हैं, जिसमें नून लीग के लीडर्स इल्जाम लगा रहे हैं कि जी कुछ रियासती इदारे उन्हें हिरासा कर रहे हैं, उन पे प्रेशर डाल रहे हैं कि नून लीग का टिकट वापस कर दो। क्या कहेंगे आप जनरल साहब? ब्रेक पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो पार्टियां छोड़ के जा रहे हैं या टिकट वापस कर रहे हैं, अगर आप उनको देखें जैसे वकास अकरम या और ये लोग वो हैं जो वक्तन फवक्तन पार्टियां बदलते रहे हैं, अपने मफादात की रोशनी में सियासत करते रहे हैं, और मुझे उनमें कोई ऐसा नजर नहीं आता कि जिसको मैं ये कह सकूं कि ये वाकई को डाई हार्ड किस्म का मुस्लिम था और इसने कभी पहले ना पार्टी बदली ना आज बदली। असल किस्सा ये है कि ये लोग जब इन्होंने छोड़ना होता है तो कोई ना कोई बहाना, कोई चीज ऐसी चाहिए जिसका आसरा लेके ये एक आशियाना छोड़ के दूसरे पे जा बैठे। लोग वही हैं। अगर ये लोग 60-70 के करीब लोग उस वक्त क्यू लीग वगैरह छोड़ के आके नून लीग में आए, मैंने तो ये पूरा इनकी हिस्ट्री देखी है। आप पिछले 3-4 इलेक्शंस का देख लें, ये तबका है जो आगे पीछे फिरता है, कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ। गो के अब लोगों में सूझबूझ है, को थोड़ा उनको चैलेंज किया जा रहा है, लेकिन बाहर सूरत ये लोग कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं, और उसमें कभी टेलीफोनों का आ जाता है कि जी हमें टेलीफोनों पे हरासा किया जा रहा है, कभी कुछ। ये चीजें
आप अब इनको मेरा ख्याल हम इनसे बाहर आ जाना चाहिए, इन लोगों को कन्फ्रंट करना चाहिए हमें। पहले आपको किसका टेलीफोन आया था जब पिछले इलेक्शन में आपने ये जगह छोड़ी थी? उससे पहले आप जब पार्टी बदल के गए थे तो पॉइंट से डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाएंगे। अवैस तौहीद साहब के साथ भी अवैस तौहीद साहब सियासती इदारों पे इल्जाम लगा रहे हैं कि वो उन्हें हिरासा कर रहे हैं कि नून लीग के टिकट वापस कर दिए जाएं या आजाद लड़ा जाए। अवैस तौहीद साहब, आप कुछ कमेंट करना चाह रहे थे इस मामले पर? जी गरीदे, देखें, ये तो जो इस तरह के इल्ज़ामात हैं और जिस तरह हम देख रहे हैं कि वफादारियाँ तब्दील हो रही हैं, तो उसमें रियासती इदारे या जो भी कोई लेजिटिमेट बॉडी है वो उसकी तरदीद करे, क्योंकि ये जो हमारे रियासती इदारे हैं उसकी रेपुटेशन के लिए अच्छी बात नहीं है कि ये आके और एक मजाक बना हुआ है, इल्ज़ामात का एक सिलसिला जारी सारी है, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों, उनकी साहबजादी मरीम नवाज साहिबा हों, और चाहे ये लोग हों जो उनके काफिले के साथ है। लेकिन जो दूसरी बात, जो बहुत सीरियस बात है, वो हमारे सियासी ढांचे की कमज़ोरी है, नाकामी है, और जनूबी पंजाब की जो गुर्बत है और जो वहाँ पर लोग इस्तेहसाल करते रहे ख़ानदान, ये उनका मसला है कि किस तरह वफादारियाँ तब्दीली करें। ये दरेशक्स, ये खोसाज, ये मजारीज, ये कौन है भाई? ये आप देखिए, ये वही लोग हैं जो अपनी वफादारियां तब्दील करते हैं और अपनी कोठियों के आगे 18 जो है कुत्ते होते हैं और 20 प्राडोज रखी हुई होती हैं। ये जनूबी पंजाब की किस्मत बदलेंगे? इस वजह से पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और PMLN को एक साथ तो हो कि जनूबी पंजाब की अगर किस्मत बदलनी है, सुबह अगर आपने उसका सूबे का स्टेटस देना है उसको, तो इन खानदानों के साथ पार्लियामेंट में ला के करेंगे। ये खुसरो बख्तियार और ये 4.5 साल तक एक पार्टी के साथ रहते हैं, आखिरी वक्त पर नजरिया बदलते हैं। ये देखिए गुरचानीस को देखिए, मजारिस को देखिए, आज से थोड़ी है कोई बादल क्या है, ऑप्शन क्या है, मुतबादिल गरीदा मुतबादिल ये है, देखिए कि जब तक हमारे सियासी ढांचे और जमहूरी निजाम के अंदर बुनियादी तब्दीलियां नहीं होंगी, हमारी का जो तनासुब है 200 ये तो बहुत एक बहुत बड़ा प्लान नहीं है, बहुत लॉन्ग टर्म का प्लान नहीं है। अगर मैं पूछना चाहूँ, बुनियादी तब्दीलियां करें ना, 5 साल तक नारे लगाते हैं, 3 हफ्ते पहले मैनिफेस्टोस देते हैं। मैं एक कमेंट देना चाह रहा हूं जी, एक चीज, इन लोगों के इलाके में मैंने सर्व किया, मैं इन लोगों से मिल चुका हूं, मैं इनको पूछ चुका हूं, और इनका जवाब ये होता है, जब इनके डेरे पे यानी कि इलाके में जाते हैं तो इनके लोग जो हारी और जो इनके मुरीद हैं वो इनके पांव को हाथ लगा के उसके बगैर वो खड़े नहीं हो सकते, आंख नहीं ऊपर उठाते, और उनसे पूछते हैं जब इनके ये जो इलेक्टेबल्स हैं तो ये कहते हैं कि अगर हुकूमती पार्टी में हम ना जाएं तो ये कौन ये हमारे पांव को हाथ लगाएंगे, ये तो हमारे गिरबान पकड़ेंगे। ये इनका हमेशा से इनका असूल है कि ये जिस तरफ ताकत का झुकाव होगा ये उधर चले। अगर इनको नजर आए कि फलां पार्टी जीत रही है, इनकी वफादारी किसी नजरिए से नहीं है, इनकी वफादारी किसी भी आप प्लान से या ये कह लीजिए मेरा सवाल वही था कि खास तौर पे अगर हम सदर पंजाब की बात कर रहे हैं और ये एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी धोखा करते हैं, ये एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी धोखा करते हैं। मैंने तो इनको देखा है, दागदार है वफादारियों के हवाले से। ये जितने रहे हैं इनकी हुक्मरानी, इनकी पीरी चलती इसी वजह से है कि ये हुकूमती पार्टी के साथ सीने में कोई दिल नहीं होता, चाहे वो पॉलिटिक्स कोई भी खेल रहा हो, चाहे वो रियासत खेल रही हो, चाहे वो सियासत खेल रही हो, कोई भी पॉलिटिक्स कर रहा हो। तारिक साहब, काफी देर से आप चुप हैं, मुझे आप ये बताएं तारिक साहब, ये तो हम जरा सदर्न पंजाब की बात कर रहे हैं ना, जो बड़ा फार फेस्ट इलाका है, जो बड़ा पसमानदा इलाका है, लेकिन अगर हम सेंट्रल इलाकों की जो मैदानी इलाके हैं उनकी बात करें तो आज जो काबिलियत सामने आई है सियासतदानों के असासों की तफसीलात के साथ साथ उनकी तालीमी काबिलियत, शहबाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, मुस्तफा कमाल साहब से BA पास हैं, फजलुर रहमान साहब मैट्रिक पास हैं, परवेज खटक साहब मैट्रिक पास हैं, सिराजुल हक साहब बस MA पास है, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज साहिबा MA पास है, शेख रशीद साहब MA LLB हैं। तो ये जो सेटल्ड एरियाज हैं, यहाँ पर क्या ऑप्शंस हैं अवाम के पास? देखिए, एक तो बात यह है कि जो अभी दोनों दोस्तों ने कहा कि सेंट्रल जो साउथ पंजाब बड़ा पसमानदा है और वहाँ से जो लोगों का इस्तेसाल किया जाता है, आप जरा
सेंट्रल पंजाब से मुख्तलिफ जो लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, 8-8 अरब के असासे लोगों ने शो किए हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है। तो वहाँ के अवाम तो गरीब हैं, लेकिन जो वहाँ के जो नाखुदा हैं उनके असासे देखें। उसी साउथ पंजाब के ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने जहाज रखे हुए हैं और सिर्फ जहाज की बुनियाद पर उन्होंने पार्टी को कैप्चर किया हुआ था। तो ये तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि वहाँ के लोगों के पास वसाइल नहीं है, गरीब के पास वसाइल नहीं है। सेंट्रल पंजाब, साउथ पंजाब से कितने सदूर आए, कितने वज़ीर-ए-आज़म आए, कितने गवर्नर आए, कितने चीफ मिनिस्टर आए, उनकी तकदीर नहीं बदली। तो बात यह है कि ये जनूबी पंजाब का नारा और इस्तेहसाल का नारा और उनके हुकूक का नारा सिर्फ सियासी नारा है जो सिर्फ आखिरी 5 सालों में या इलेक्शन के 25-30 दिनों में याद आता है। अब जहां तक तालीम की बात है, आप देखें कि एक साहब थे कराची के, बहुत बड़े ऑनलाइन आलम हैं, उन्होंने PhD कहा अपने आप को, और अब जब कागज जमा कराने थे तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो PhD नहीं हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, क्योंकि पता था कि ज़ाहिर है बयान अल्फी देना पड़ना है और फिर पकड़ हो जाएगी। एक और सूबा है जिसके बारे में कहा गया कि जो ऑनलाइन और फेसबुक पर बड़ा तरक्की कर गया और जिसके जो पुलों की और उसकी जो सड़कों की तस्वीरें देखें जो फेसबुक पे थी, तो लगता था कि बेल्जियम से या फ्रांस से या लक्समबर्ग से लेके आए हैं, लेकिन पता चला कि उनके अपने वजीर जो हैं, जब कल परसों उन्होंने कागज जमा कराए तो उन्होंने लिखा कि मैं FA पास हूँ। तो बात यह है कि तजादात है बहुत ज्यादा, दावे कुछ और हैं और अमल कुछ और है। तो हमारे जो तजादात की आप बात कर रहे हैं ना, तजादात की जो आप बात कर रहे हैं तारिक साहब, मुझे जरा डिस्कशन में आगे बढ़ना है और खासतौर पे इस इलेक्शन के हवाले से एक सबसे बड़ा तनाज़ा जो खड़ा हुआ है वो फौज पे और एजेंसियों पर लगने वाला इल्जाम कि वो मैनूवर करना चाह रही है इलेक्शंस को। जनरल साहब जरा इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखिए बात यह, मैंने इसकी तहकीक की है, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं ये हर एरिया में अपना काम करती हैं अपने नुक्ता निगाह से, क्योंकि ये हुकूमत को या अपने GHQ को एक इंडिकेटर के तौर पे इंफॉर्मेशन देते रहते हैं कि बाहर हालात क्या हैं, ट्रेंड क्या हैं, और ये पहले से काम कर रहे होते हैं। सियासत के हवाले से तो काम करने की जरूरत नहीं है किसी भी एजेंसी को। नहीं, सियासत के हवाले से नहीं, फौज के मातहत है। मैं आपको बताऊं, सियासत के हवाले से नहीं होता। ये नहीं कि वो किसी चीज को कोई यूज करना चाहते हैं, लेकिन ये जरूर होता है कि जो लोग वहां पे जो ट्रेंड नजर आते हैं या जो लोगों का रुझान होता है या जिस तरह की ये आगे से आप यूं कह लीजिए कि एक फोरवॉर्न जरूर किया जाता है कि हालात आगे किस तरफ जा रहे हैं। ये हमेशा से हर जगह पे होता है। ये आज भी अगर कोई जुलूस निकले तो उसमें लाजमन आप देखेंगे कि कोई ना कोई इंटेलिजेंस का आदमी उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्शन कर रहा होगा। ये चीजें आपके लिए किसी न किसी वक्त वैल्यूबल होती हैं, इसलिए कि आपको ट्रेंड पता लगता है कि कहां पे क्या होने वाला है। इसके अलावा अगर वहां पे किसी ने कोई देखा तो वो नाम ले देगा, लेकिन इसके अलावा कोई और चीज ऐसी नहीं है और ये हमेशा होती है। मैं ये समझता हूं कि लोगों को आदत पड़ गई है, जैसे हम ये हमेशा कहते रहे कि खुफिया हाथ, ये सियासतदानों को एक ढाल मिल गई। किसी ने इसी वजह से नहीं पूछा कि भाई अगर ये खुफिया हाथ था तो उसको तो आप छोड़ो, तो आपको किसी खुफिया हाथ ने कहा था कि इस मुल्क को कर्जों में डबो दो? आपको खुफिया हाथ ने कहा था कि आप बर्बाद कर दो, PIA बेचने के किनारे पे ले आओ, आप SCCP को तबाह कर दो, आप NAB को तबाह कर दो, आप PIA जो अदारा पकड़ो उसको गारद, ये आपको क्या किसी इंटेलिजेंस अदारे ने कहा था? ये पूछा नहीं गया। इसी वजह से कि हमने हर जगह फौज और सियासत का एक इशू खड़ा करके उसको अहमियत दी, बहस उस पर चलती रही, निकला उसमें से कुछ नहीं। लेकिन वो लोग जो 5 साल की हुकूमत के बाद मुल्क को डबो के चले गए, वो बिल्कुल साफ निकल गए। जनरल साहब ये तो एक आपका नैरेटिव है, जरा अवैस तौहीद साहब और तारिक साहब से नैरेटिव लेना चाहूंगी। जी तारिक साहब कहिए। मैं अर्ज करूंगा कि बिल्कुल मेरे पास तो ऐसे वसाइल नहीं है कि मैं तहकीक कर सकूं कि इंटेलिजेंस एजेंसियों का किरदार होता है या नहीं होता है, लेकिन मुझे इतना पता है, मैंने और अवैस साहब भी बैठे हुए हैं, हमने अपनी आंखों से अफलीक बनते देखी। मुझे तो नहीं पता कि चुलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बनाई थी, वो किसने बनाई थी, पाकिस्तान में बनाई थी। 20 लोग जो थे रातों रात जो थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो इलेक्ट हुए थे 2002 में, वो पैट्रियट बन गए मेरिट होटल में। उनके आप गलत मिसाल दे रहे हैं तारिक साहब। बनी थी तारिक चौधरी, आप गलत मिसाल दे रहे हैं। मुझे ये भी नहीं पता कि जनरल साहब नहीं, मैं पाकिस्तान में ग्रुप बनते हैं, पाकिस्तान में जमातें टूटती हैं, पाकिस्तान में जमातें बढ़ती हैं, देखें ना वाकई हमारी तारीख का हिस्सा है। हमारा मिसाल गलत दे रहे हैं ना, सादा नहीं है, प्लीज आप मिसाल गलत दे रहे हैं ना। देखें उस वक्त मुशर्रफ साहब के मुशारफ को चाहिए थी। जनरल आज के बारे में बात करें अपनी जनरल साहब,
जनरल सर ने अपनी मिसाल के बारे में आपसे सर्टिफिकेट नहीं लेना सर, प्लीज आप अपनी मिसाल दें, मैं अपनी मिसाल। ये बात नहीं है, मैं कमेंट कर रहा हूं, मैं आपकी मिसाल पे कमेंट कर रहा हूं। पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में सर हम एक दूसरे की मिसालों पे कमेंट करने के लिए नहीं आए, हम अपनी बात करने आए हैं। बात ये है, इस डिबेट को किसी और प्रोग्राम के लिए रख लेते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका, ये था आज का प्रोग्राम। एक फिक्र बोलने दीजिए, देखने का बहुत। कमिंग। कल हाफिज।